हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का आज तीसरा क्लास है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पहले के बायोलॉजी क्लासेस को ज़रूर किया होगा। इस क्लासेस में वही सवाल को लेके मैं डील करता हूं जो सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए, हम क्लास शुरू करने के पहले आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आपने पीछे के मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जिसका लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। और ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आप हिंदी के छात्र हों या इंग्लिश मीडियम के छात्र हों, आप दोनों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डीडी एकेडमी की तरफ से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस साल मेरी संपूर्ण ताकत लगा के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों को खाली दे पाऊँ जो चीज़ आपको निहायत ज़रूरी है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। पहला क्या है, सबसे ज़्यादा शाकाहारी पोषक तत्व कौन सा होता है? तो देखिए, होल ग्रेन मतलब साबुत दाना। ये देखिए, आपका मकई जो है, ये आपका सोयाबीन है, ये आपका गेहूं है, ये आपका धान है। मतलब धान तो खा नहीं सकते, इसको छिलके को निकाल देते हैं तो ये चावल बन जाता है। साथ साथ में ये देखिए, ये सारे दाल हैं, इसके छिलके तो निकले हुए हैं लेकिन ये टूटे हुए नहीं हैं, अक्खा दाल है। तो सबसे ज्यादा शाकाहारी पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, पोषक तत्व किसको बोलते हैं? जो शरीर का पोषण करता है, शक्ति नहीं देता है, पोषण करता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स। वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन, देखिए शाकाहारी प्रोटीन की बात कर रहा हूं। अगर मांसाहारी प्रोटीन की बात करते हैं तो एक तरफ से वो शाकाहारी से ज्यादा बेटर होता है, लेकिन यह शाकाहारी पोषक तत्व पूछा गया था तो हम क्या लिखेंगे? होल ग्रेन सेल्स एंड पल्सेस, मतलब साबुत ये क्या कहते हैं, दाल। तो ये साबुत दाल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाती है? जी हाँ, आप एक बात को जरूर जानें कि विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं? बेसिकली विटामिन सी। और सही पूछिए तो हम एस्कॉर्बिक एसिड को नहीं जानते हैं, विटामिन सी के रूप में हम पहचानते हैं। उसका फॉर्मूला है C6H8O6। तो ये जो है गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अगर आप टमाटर खाते हैं और टमाटर को पका के खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे आपको विटामिन सी मिलेगा, सही कहीं आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। क्यों? विटामिन सी, अगर आप टमाटर उबल रहा है, टमाटर की चटनी बनाए हैं, खट्टापन तो लगता है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो टूट जाता है। जिस फॉर्म में आपको शरीर की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अमीबा किस अंग के सहारे चलता है? एक बार किताब को उठा लीजिए, कितना बार आया होगा पता नहीं। देखिए, ये जो है अमीबा का ये शरीर को वो जिधर चलना चाहता है, ये तो गोल होता है अमीबा। देखिए उधर ये थोड़ा सा इसे करके शरीर को इधर बहता है, फिर इसकी पूरी जो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है सारा बह के यहाँ पे चलाएगा और अमीबा यहाँ से यहाँ खसक जाएगा। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथ्यापाद। इसको क्या बोलते हैं? इस अंग को मिथ्यापाद। इसका नाम क्या होता है? इंग्लिश के नाम को मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि आप बढ़िया से उसकी उच्चारण कर सकें। उसका नाम है स्यूडोपोडिया, मिथ्यापाद, स्यूडोपोडिया। इसी को देखिए यहाँ लिखा गया स्यूडोपोडिया, तो हमने इसे हिंदी में भी लिखा है स्यूडोपोडिया, मतलब मिथ्यापाद। तो अमीबा किस अंग के सहारे चलता है? स्यूडोपोडिया के सहारे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए, हम जानते हैं मानव के शरीर में जो है गुणसूत्र 46 होते हैं। चलिए थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। हर शरीर में, मानव के शरीर में 46 होते हैं, लेकिन अगर पूछेगा कि मानव के भ्रूण में, मतलब मातृगर्भ में जो छोटे अंडे होते हैं, या पुरुष के जो स्पर्म होते हैं, उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 23, आधा। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और मानव का क्या है? ये डिप्लॉइड होता है।
हैप्लॉइड में क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है 23। तो मतलब मानव के शरीर में, अगर आप मानव के शरीर के किसी भी अंग से लेते हैं तो वो उसमें आपके गुणसूत्र 46 मिलेंगे। लेकिन अगर स्पर्म लेते हैं या ये महिलाओं के एग्स को लेते हैं उसमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। ये आप जरूर जानते होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इसको तो हम ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र बोलते हैं, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी मैंने तोड़ के लिखा है। देखिए स्फिग्मो, देखिए स्फिग्मो ये जानबूझ के एक साथ का वर्ड है, मैंने तोड़ के लिखा है। स्फिग्मो का मतलब होता है रक्त, स्फिग्मो का मतलब होता है रक्त। मैनोमीटर, मैनोमीटर मतलब देखिए से बैरोमीटर, तो स्फिग्मो मैनोमीटर मतलब जिस यंत्र से रक्तचाप को मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू, RH फैक्टर क्या है? देखिए पहले हम समझ लें कि इसको रेसस फैक्टर बोलते हैं। यहां खाली यही पूछा था आपको, जो ये करना था, टिक करना था खाली इस पे कि RH फैक्टर का मतलब होता है रेसस फैक्टर। देखिए पहले ये जो है अफ्रीकन एक बंदर है, उस बंदर का नाम होता है रेसस। उस बंदर के खून में ये मिला हुआ था। देखा गया था कि जो लाल रक्त कण है उसके ऊपर एक, उसके पास एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको RH प्रोटीन बोलते हैं। ये जो है जिस, ऐसा नहीं कि सब में होता है, जिस खून में ये होता है, मानव के जिस लोग के खून में, आप में दो चीज नहीं हो सकता, आप या RH पॉजिटिव होंगे, मतलब आपके खून में लाल रक्त कण में ये रेसस फैक्टर सम्मिलित है, जैसे यहां पे ये हमने करके दिखाया हुआ है। दूसरा है किसमें नहीं होता है, RH नेगेटिव। देखिए कभी कभी सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, एक मां के गर्भ में बच्चा मर जाता है और इसके लिए जो दायी है वो रेसस फैक्टर है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो जन्मा उसका जो खून था, आप समझ लीजिए कि RH नेगेटिव है, लेकिन मां का खून जो है RH पॉजिटिव है। जी हाँ, ये अवस्था हो सकता है क्योंकि उसके पिता जो थे RH नेगेटिव के थे। अब ये दोनों ब्लड कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब शिशु छोटा होता है तो मां की जो ये RH पॉजिटिव है ये शिशु को मार देता है। आपने बहुत सारे देखा होगा कि किसी का जो है पहला बच्चा, ये तो पहले बहुत हम सुनते थे, अब तो ये चूंकि डॉक्टर इसमें बहुत आगे आ गए हैं कि बच्चा मर जाता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा था ये रेसस फैक्टर होता है। ये रेसस फैक्टर क्या, एक तरह का प्रोटीन है जो RBC में मिलता है, लाल रक्त कण में मिलता है। रेसस RH का रेसस इसलिए है, पहले ये एक बंदर, अफ्रीकन बंदर, रेसस स्पीसीज के बंदर में इसको पाया गया था और इसके चलते जिसमें ये रेसस फैक्टर या RH फैक्टर होता है उसको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें जिस मानव में नहीं होता है उसे RH निगेटिव बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अब एक सवाल आता है, द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन वाज, किसने पेनिसिलिन का क्या कहते हैं आविष्कार किया था? तो हम जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए इनका जन्म 1881 में हुआ था। इन्होंने मेडिकल स्कूल जो 1903 से 1906 में वो डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद इनकी मृत्यु 1955 में हुई है। उसके बाद उनके ही हाथ से पेनिसिलिन का जन्म हुआ और ये विश्व का, पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक था। तो विश्व का पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन था। और ये पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो एक स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, मतलब उनका नेटिव था स्कॉटलैंड में, गांव था, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई और सारा कुछ जो है वो इंग्लैंड में हुआ था उनका। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, जो ये ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर ये ऑस्ट्रियन एक बायोलॉजिस्ट थे एंड फिजिशियंस थे। उन्होंने 1900 साल में ब्लड ग्रुप को, उन्होंने क्या क्या ब्लड ग्रुप है, A B
और ग्रुप ओ। तो ये 4 होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये चारों ग्रुप को ढूंढ के निकालने वाले कौन थे? लैंडस्टेनर। इन्होंने आरएच फैक्टर को नहीं निकाला था, ये ब्लड ग्रुप के जो कार्ल लैंडस्टेनर, जो ये ऑस्ट्रियन थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया हुआ था 1900 साल में। कौन सा पालतू जानवर ज्यादा गर्मी सह सकता है? जी हाँ, ये बकरी है। बकरी जो है ये आपके सबसे ज्यादा जो है गर्मी को सह सकता है, घर का पालतू जानवर, ठीक है ना। ऊंट का नहीं है, ऊंट इससे ज्यादा सह सकता है, लेकिन अगर पालतू जानवर में छोटे जानवर में बोले तो बकरी जो होता है ये ज्यादा गर्मी सह सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जिराफ के गर्दन डार्विन के अनुसार लंबे कैसे हुए? ये तो हर कोई जानते हैं। ये जिराफ जिस जंगल में रहता था, उस जंगल में क्या था कि पेड़ बोला जाता था, पेड़ की पत्तियां, पहले ये नीचे के पत्ते खा जाते, फिर बाद में ऊपर के पत्ते बचते। अब इनको खाने के लिए इस जिराफ को उछलना पड़ता था, जिसके लिए इनके गर्दन लंबे हो गए। ये तो, और जिसके गर्दन लंबे नहीं हुए थे उनके, वो जिराफ मर गए। तो ये इसको पिक्चर में शो किया गया है। तो ये किसका था? डार्विन का था। तो डार्विन्स थ्योरी के अनुसार जिराफ के गर्दन क्यों लंबे हुए, जबकि अब ये पूरी बात सच्चाई नहीं है, लेकिन उस वक्त इसे माना जाता था। तो चलिए आज के डेट में जिराफ के गर्दन डार्विन के अनुसार लंबे कैसे हुए? क्योंकि उन्हें पेड़ के पत्ते ऊपर होते थे, उनको उछल उछल कर खाना होता था। इस उछलने की क्रिया में धीरे धीरे इनके गर्दन जो है लंबे हो गए। विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग होता है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए हड्डी। इस लड़के के पैर की हालत देखिए, क्योंकि इसके शरीर पे इसका पैर टेढ़ा है, ये दोनों पैर देखिए, ये रिकेट का अंश है। ये देखिए इसके पैर को देखिए, इसकी हड्डी टूटी तो नहीं है, लेकिन ये बेंड हो गई है। तो ये रिकेट का लक्षण है। रिकेट क्या होता है? विटामिन डी क्या करता है? हमारे हड्डी को मजबूत करता है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डी कड़क नहीं रहता है, वो लचीला बन जाता है, जिसके लिए शरीर के शेप जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे इस बच्चे की आप देख रहे हैं, ये टांग की हालत। तो ये आपके किसके लिए होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट रोग में हड्डियां प्रभावित होती है, क्योंकि हड्डियां लचीला बन जाती है, वो सख्त नहीं रहते हैं। और विटामिन डी का कैसे पूरा हो सकता है? आप जानते हैं कि अगर विटामिन, शरीर की धूप से भी हमारा शरीर जो है विटामिन डी बना सकता है। और विटामिन सबसे ज्यादा किस में होता है? दूध में होता है। चलिए अब नेक्स्ट को सवाल पे आते हैं। डार्विन फिंचेस क्या है? देखिए डार्विन अपने वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जिराफ का गले का तो देखा, फिर उन्होंने सोचा कि हम ऐसे एक द्वीप में जाएं जिस द्वीप समुद्र के एकदम बीच में हो, मतलब है वहां ना कोई बाहर की पंछी आ सकता है, ना वहां के पंछी बाहर जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने वहां जाके ये जो पंछी देख रहे हैं इनका अध्ययन किया। देखिए ये पंछी जो है, ये पंछी इस तरह के बीज खाता है। तो इसकी होंठ के गठन को आप देखिए। अब देखिए ये जो है, ये नागमणि जिसको कैक्टस बोलते हैं उसको खाता है। तो देखिए अगर इसकी इस तरह के अगर होंठ होते, ठीक है ना, तो कांटे इसको चुभते। ये एक ही माँ का दोनों ये पंछी है, पहले ये एक ही जात के हैं, लेकिन अब देखिए इसके होंठ नुकीले हो गए हैं। अब जरा इसको देखिए, इसमें इन दोनों से इसका अंतर है। ये क्या करता है? ये वेजिटेरियन फिंच है, ये जो फूल के ऊपर के जो कली होता है ये सब खाते हैं। तो इसकी देखिए, इसकी छोटा है, ये बीज खाता है, इसके लिए थोड़ा मजबूत करक है, ये थोड़ा लंबा है। और ये जो है वुड पेकर फिंच है, ये हमारे देश में भी मिलते हैं। इसको हम लकड़ी के, मतलब पेड़ के अंदर में जो कीड़े होते हैं उसको पकड़ के खाता है, इस तरह के जो कीड़े होते हैं। तो इसका होंठ देखिए, लकड़ी के अंदर में, उस छेद के अंदर में उसकी होंठ घुसे, इसके लिए नुकीला होता है। तो डार्विन का ये बोलना था, ये पंछी पहले तो एक ही चीज खाते थे, लेकिन जब इसके बच्चे होते गए, इनको एक एक तरह की चीज खाने की आदत पड़ गई, और आदत के साथ साथ उनके जो होंठ है उस होंठ में चेंजेस होने लगा। तो डार्विन फिंचेस जो है
वो एक, और तो उस द्वीप का ही नाम डार्विन फिंचेस रखा गया है। तो उन्होंने जैसे जिराफ का उन्होंने अध्ययन किया था, उसी तरह उन्होंने इन पक्षियों का भी अध्ययन किया था, जिसको डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे का चलते हैं। खाने में कौन सा मसाला फूल का कली होता है? जी हाँ, लिए लौंग। ये देखिए, ये जो इसकी है फूल का जो है ना, ये पखुड़ी वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो है बाहर वाला पोर्शन है जिसको कैलिक्स बोलते हैं, ये कोरोला वाला पोर्शन है। तो ये क्या है, फूल की कली है जिसे हम सुखा के लौंग बन जाता है, ठीक है ना। और ये आप जानते हैं कश्मीर में बहुत ज्यादा होता है। तो ये लौंग जो है, कौन सा खाने का कौन सा मसाला कली होता है, फूल का कली होता है, तो लौंग होता है, या इंग्लिश में से क्लोव्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो थका दिया है, एसएससी को पता नहीं इस सवाल से कितना प्यार था कि कम से कम इसे 10 बार उन्होंने पूछा है। 10 से कहीं ज्यादा ही पूछा है, कम तो नहीं पूछा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस उत्तक में कोश विभाजन नहीं होता है? उत्तक का मतलब होता है, देखो, टिश्यू। बोला जाता है किस टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता है? नर्व्स मतलब स्नायु, मतलब नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के सेल में जो है, बोला है इसमें सेल डिविजन्स नहीं होता है। देखो, ये पहले माना जाता था, अब इसमें बहुत सारे विवाद पैदा हो चुके हैं। अब ये संपूर्ण सत्य नहीं रहा, लेकिन एसएससी के क्वेश्चन में अभी भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें वही होता है कि इस उत्तक में कोष विभाजन नहीं होता है। हम भी अंधे की तरह लिखते हैं कि स्नायु या नर्व्स में नहीं होता है। दुनिया में अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उससे बेखबर। इसके लिए मैंने लिखा है, until recently most neuroscientists thought we were born with all the neurons we were ever going to have। तो ये हम हर मानता है, लेकिन अब ये जगह पे सच्चाई में अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है। तो इतना अभी हो गया है कि कोश उत्तक में कोश विभाजन होता है। उत्तक किसे कहते हैं हम जानते हैं, उत्तक हम टिश्यू को कहते हैं। तो बंडल ऑफ टिश्यू या बंडल ऑफ सेल्स जो है उसे हम टिश्यू कहते हैं, जो किसी एक टाइप के फंक्शन को करता है। तो हम जानते हैं नर्व्स जो स्नायु है उसके जो सेल होते हैं उसमें, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या पहचानने में उपयोग होता है? पेरेंट्स, अभी आप पेरेंट नहीं बने होंगे, तो मतलब कोई किसी का बच्चा है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। रेपिस्ट को पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन एक बात समझेंगे, ये डीएनए उंगली में जैसे हम फिंगरप्रिंट देखते हैं वैसा नहीं होता है। ये जो है उस जगह की डीएनए की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर होता है। डीएनए कोडिंग के साथ उसकी पहचान कराई जाती है। तो इसके लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या पहचानने में होता है? पेरेंट्स, माता पिता, रेपिस्ट एंड थीव्स, चोर के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ये लेस देन डिजायरेबल क्या है? लेस देन 200। बॉर्डर लाइन क्या है? 200 to 239। और हाई क्या है? 240। तो हम बोल सकते हैं 180 से 200% कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका मतलब लेस देन 200 है, ये डिजायरेबल है। बॉर्डर लाइन की बात नहीं करते हैं, बॉर्डर लाइन तो 200 से 239 है और हाई 240 के ऊपर है। लेकिन अगर स्वाभाविक कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करते हैं तो वो 200 होना चाहिए। इसे हमें ये नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर में ये गाइडलाइंस में दिया हुआ है, तो ये मोस्ट ऑथेंटिक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्म ब्लडेड एनिमल्स। तो देखिए, उसमें तो नीचे दिया हुआ था क्या कहते हैं, बहुत सारे उसमें ये दिए हुए थे, ऑप्शंस थे। हमने केवल इसी में लिया हुआ है। देखने में ये मछली जो है, वेल क्या एक मछली है। मैक्सिमम मछली क्या होता है आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। लेकिन वेल क्या है? वेल एक ऐसी मछली है जो मछली नहीं है, क्योंकि मैमल ग्रुप से ये स्तनधारी है। इसके बच्चे पैदा होते हैं, ये अंडे नहीं देती है। और वो जो सांस लेते हैं उसके लिए उनको बाहर आना पड़ता है। वो उनके कोई मतलब गिल्स नहीं होते हैं,
वो बाहर आके हवा में सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं। तो व्हेल हमारे से बहुत करीब है क्योंकि ये मैमल ग्रुप में है, स्तनधारी है, और इसकी जो खून होता है हमारी तरह वर्म ब्लडेड एनिमल है। वर्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है, इसका बॉडी का तापमान जो है, पानी ठंडा होने से इसका शरीर का तापमान गिर नहीं जाता है, पानी गर्म होने से इसका शरीर का तापमान बढ़ नहीं जाता है, बल्कि इसकी शरीर की तापमान जो है वो एक समान रहता है। जैसे हमारा, हम पानी में जाते हैं तो ठंडा लगता है, मतलब क्या होता है, खून जो है हमारा पानी के ठंडेपन से ठंडे होने की कोशिश करता है। तो फिर हमारे शरीर को जो है बहुत काम करना पड़ता है शरीर को गर्म रखने के लिए। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स है, ये बर्ड्स में होता है। आवाज निकालता है तो फेफड़े से हवा जो आता है, हवा निकलने के बाद हमारे यहाँ इसको ट्रैकिया बोलते हैं, लेकिन जो है पंछी में वो बहुत पतले और छोटे होते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिरिंग्स बोलते हैं पूरी चीज को। तो हम देख रहे हैं तो बच्चे मतलब पंछी में जो है आवाज जो निकलने का जो होता है सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सिरिंग्स। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओह सॉरी, अब सवाल खत्म हो चुका है। आज का इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को सही लगा होगा। ओके देन।